नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइजर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लाल किताब के उपाय समझकर या लाल किताब संबंधी उपायों को सुनकर हमें बहुत आश्चर्य होता है कि ऐसे सहज छोटे उपाय क्या इतने प्रभावी साबित हो सकते हैं। निश्चित रूप से हो सकते हैं यदि आप इन उपायों को करके देखें। हर ग्रह की अपनी एक उपयोगिता रहती है, अपना एक प्रभाव क्षेत्र रहता है और वो ग्रह अपना प्रभाव दिखा के रहता है। जैसे कि छठवें स्थान को केतु का स्थान लाल किताब में माना है और इस छठवें स्थान पर केतु बहुत प्रभावशाली बन जाते हैं। ऐसे में चंद्रमा को प्रभावी करते हैं, चंद्रमा पर दुष्प्रभाव डालते हैं, तो चंद्र संबंधी कई तरह की परेशानी होती है। कहते हैं कि यदि छठवें स्थान का केतु अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो जाए तो या तो हम कान से हमें कम सुनाई देने लगता है, हम बहरे होते चले जाते हैं, या फिर हमें मूत्र संबंधी कई तरह के विकारों का सामना करना पड़ता है। मूत्र संबंधी विकारों में डायबिटीज का रोग भी आता है, मूत्र मार्ग में बार बार संक्रमण रोग हो जाता है, कभी कभी नपुंसकता की स्थिति बन जाती है, स्त्रियों को बार बार जननेंद्रिय में संक्रमण होता है तो खुश्की आ जाती है, या फिर उन्हें श्वेत दर की समस्या शुरू हो जाती है। तो ऐसे में लाल किताब संबंधी छोटे से उपाय मेडिसिन से ज़्यादा प्रभावी साबित होते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे क्योंकि मैंने कई ऐसे बच्चे देखे हैं जो 16-18 साल के होने के बाद भी रात्रि को बिस्तर पर पेशाब कर जाते हैं और उसका कोई उपचार अब तक नहीं है। कई तरह की दवाएं देते हैं, कई तरह की चीज़ें देते हैं, लेकिन फिर भी उनकी ये आदत छूटती नहीं है और इसके कारण घर परिवार को तो शर्मिंदा होना ही पड़ता है। उस जवान होते बच्चे को भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। इसलिए ऐसे माँ बाप अपने बच्चों को दूसरों के घर नहीं ले जाते, क्योंकि दूसरों घरों में जाके ऐसा करेगा तो पूरे परिवार को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। इसमें लाल किताब कहती है, और ये आयुर्वेद का भी उपाय है, लाल किताब कहती है कि ऐसे बच्चों को 43 दिन तक जो काले तिल होते हैं, काले सफ़ेद तिल मिला के एक मुट्ठी सुबह खाली पेट सेवन करा देना चाहिए और उसके ऊपर थोड़ी सी गुड़ की डली उनके मुंह में डाल देनी चाहिए। इस उपाय को करने मात्र से उसकी ये पेशाब करने की आदत छूट जाती है। लेकिन जो लोग चंद्र केतु के प्रभाव से बहरे हो गए हैं, मूत्र संबंधी जिनको कई तरह की व्याधियाँ हो गई हैं, परेशानी हो गई हैं, तो ऐसे लोगों को कहा गया है कि उनको मंगल को उच्च करने की आवश्यकता है। मंगल उच्च करने के लिए ऐसे जातकों को एक ही दिन 100 मीठी रोटियाँ, गुड़ की मीठी रोटियाँ बनवा के 100 कुत्तों को खिलानी चाहिए। मीठी रोटियाँ बनाने के लिए सहज उपाय है कि पहले गुड़ की चाशनी तैयार कर लीजिए, फिर आटा गूंथ लीजिए, फिर उस आटे से किसी भी साइज़ की रोटियाँ बना के उनको एक तरफ सेकना है, लेकिन लोहे के तवे पर या लोहे की किसी चीज़ पर सेकना नहीं है। उसे या तो सीधे तंदूर की दीवार पर सेकना है या चूल्हे की दीवार में आप सेक सकते हैं, या फिर मिट्टी के तवे पर आप इसको सेक सकते हैं। और इन रोटियों को एक ही दिन प्रातःकाल कुत्तों को खिलाना है। इसके लिए आपको प्रयास करना ये पड़ेगा कि ये कार्य सुबह 4 बजे 5 बजे से शुरू करके 7-8 बजे तक संपन्न हो जाए। इसी रोटी में से आपको कुछ हिस्सा कौओं को खिलाने का प्रयास करना चाहिए। इससे ये दोनों तरह की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। लाल किताब बेहद प्रभावपूर्ण है। लाल किताब के छोटे छोटे जो उपाय हैं, सहज उपाय हैं, बहुत प्रभावी साबित होते हैं। यदि किसी को ऐसी बीमारियां हैं तो ये छोटा सा उपाय वो करके देखें। जिन लोगों को नींद नहीं आती है, मानसिक टेंशन रहती है, नींद ना आने के कारण वो सारी रात करवट बदलते रहते हैं, इससे उनका शरीर आलसी हो जाता है, किसी काम में रुचि नहीं रहती है, उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, तो उनके लिए भी छोटा सा उपाय लाल किताब ने बताया है। वो ऐसे जातक निरंतर 43 दिन रात्रि को सोते वक्त अपने सिरहाने या तो कांसे के पात्र में पानी रखें या फिर कांसे के पात्र में दूध रखें और प्रातःकाल उठकर उस दूध को या पानी को किसी कांटे वाले वृक्ष, जैसे कि बूल का वृक्ष है, कीकर का वृक्ष है, उस पर उसकी जड़ पर डाल दें। या फिर यदि घर में टेंशन रहती है, परेशानी रहती है, बेवजह कलह होने लगी है, रोज की खिटखिट शुरू होगी, तो उस जल को आप अपने उठकर अपने जो घर का मेन गेट है उसकी देहली पर दोनों तरफ गिरा सकते हैं।
ये उपाय भी बेहद चमत्कारी है, आप इसको करके देखें। लाल किताब संबंधी बहुत सारे रिसर्च अभी लोग कर रहे हैं, लेकिन उस रिसर्च का एक तरह से कहें कि मापदंड जो है बड़ा संकुचित किया हुआ है। लाल किताब की जो पहली जो टिप्पणी हमारे सामने आई थी वो 1939 में लाहौर में आई थी, क्योंकि लाहौर तब हमारे अध्ययन अनुसंधान का एक प्रमुख केंद्र होता था। पंजाब में कोई और इतना विकसित शहर नहीं था जितना कि लाहौर होता था। आपको मैं एक उदाहरण बताऊं, मेरा एक निजी अनुभव है कि लाहौर से एक लाइब्रेरी शिफ्ट होकर 47 से पहले पंजाब के छोटा सा कस्बा है, छोटा सा शहर है होशियारपुर। आप यदि चिंतपूर्णी गए हो तो चिंतपूर्णी, जब आप जलंधर से चिंतपूर्णी जाएंगे तो हिमाचल की सीमा से में प्रवेश करने से पहले जो पंजाब का अंतिम शहर है वो होशियारपुर है, छोटा सा टाउन है। उस टाउन में, उस छोटे से शहर में एक लाइब्रेरी शिफ्ट होके आई है लाहौर से। उस लाइब्रेरी में ज़्यादातर लोग नहीं जाते। वैसे पंजाब में लाइब्रेरी जाने का प्रचलन नहीं है, प्रचलन था, धीरे धीरे समाप्त हो गया। अब ज़्यादातर लाइब्रेरी या तो अखबार पढ़ने वालों के लिए काम आती हैं, या जो बुजुर्ग हो जाते हैं जिनके पास समय पास करने का समय नहीं होता वो जाके देखते हैं। ज़्यादातर लोगों को पढ़ने लिखने में कोई रुचि नहीं है। इसलिए लाइब्रेरीज में जो किताबें रखी हुई हैं उनके बारे में ना तो लाइब्रेरी के लोग जानते हैं ना दूसरे लोग जानते हैं। पर मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, मेरे एक मित्र हैं, घटना थोड़ी पुरानी है, 32-33 साल पुरानी घटना है। एक मित्र लाइब्रेरी में किसी किताब को ढूंढने गए थे तो अमृतसर भी आए। अमृतसर से किसी मित्र ने बताया कि आपको यदि सिख इतिहास पर, पंजाबी इतिहास पर यदि कुछ जानना है तो आप होशियारपुर जा सकते हैं। होशियारपुर वो गए, वहाँ कई दिन उन्होंने व्यतीत किया। उन्हें और चीज़ें मिली वो बात अलग है, लेकिन एक चीज़, बहुत छोटी सी किताब मिल गई और ज्योतिष की वो बहुत अद्भुत किताब थी। उसका ट्रांसलेशन भी कराया और उसके बाद ज्योतिष के नए सूत्र उनके सामने आए। तो मेरा कहने का ये है कि जो लाल किताब में अध्ययन अनुसंधान का कार्य हुआ है वो संकुचित लेवल पर हुआ है। इसलिए हम कहते हैं कि लाल किताब, क्योंकि फारसी में लिखी गई थी, उर्दू में बहुत सारे शब्द उर्दू के हैं, इसलिए कहते हैं कि अरबियन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1947 से पहले ही नहीं, 1980-82 तक भी पंजाब में उर्दू का ही प्रचलन था। आज भी यदि आप पंजाब के आप प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स देखेंगे, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स देखेंगे, किसी कोर्ट कचहरी में जाके पुराने रिकॉर्ड्स चेक करेंगे तो आपको सिर्फ आपके रिकॉर्ड उर्दू या फारसी में मिलेंगे, क्योंकि पंजाब में उस 1990 तक भी पंजाबी के साथ उर्दू ही दूसरी भाषा थी। वहाँ हिंदी को बहुत कम लोग जानते थे और इसलिए जो कुछ लिखा गया तो उसी भाषा में लिखा जाएगा जो वहाँ की प्रचलित भाषा है। दूसरा, हम पंजाब के बारे में या पाकिस्तान के बारे में कुछ भी नहीं जानते, या फिर हमसे बहुत कुछ छिपा लिया गया है। हरिद्वार के विकास में बहुत बड़ी भूमिका पाकिस्तानी जो भारतीय थे, हिंदू थे, उनका योगदान है। गुजरांवाला, आप यदि पंजाब में जाएंगे, हरिद्वार में जाएंगे तो हरिद्वार में पुराने आश्रम, पुरानी धर्मशालाएं, पुराने मंदिर में सहयोग जो है पाकिस्तानी हिंदू ने दिया है। इसमें पंजाब एंड सिंधी क्षेत्र, गुजरांवाला, और आपको बताएं कि काली कमली वाले जो महंत संत थे उनका जन्म स्थान भी पाकिस्तान का था। राम, इसी तरह बहुत सारे साधु संत हुए, उन सब का संबंध पाकिस्तान से रहा है। 47 के बाद हमारी वो रुचि घट गई है, हमें जानकारी नहीं। आप में से ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे तक्षशिला कहाँ है। नालंदा के बारे में तो हम जानते हैं, नालंदा के बारे में बहुत कुछ पढ़ाया भी जाता है कि वहाँ आग लगी तो 6 महीने उसकी जो पुस्तकालय थी उसकी पुस्तकें चलती रही, लेकिन तक्षशिला के बारे में हम नहीं जानते। तक्षशिला के आसपास अभी भी ऐसी प्राचीन अवशेष उपलब्ध हैं जो पाकिस्तान के कई म्यूजियम में रखे हुए हैं, जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, हमें पढ़ाया जाता है। तो लाल किताब का संबंध एक ऐसी भूमि से है जो ज्ञान विज्ञान की एक जननी रही है। परनी वहाँ रहे, चरक वहाँ रहे, कौटिल्य का जो कार्यक्षेत्र वो वही रहा। पंचदरियों के नाम से जो पंजाब प्रचलित रहा है वो ज्ञान विज्ञान का एक अटूट
क्षेत्र रहा है। और इसलिए पंजाबी संस्कृति में आज भी स्मृति में बहुत कुछ मान्यताएं स्थापित हैं जो ज्योतिष से संबंधित हैं। पंजाबी कम पढ़ा लिखा तो अवश्य होता है, लेकिन बुद्धि का बहुत चतुर होता है। इसलिए व्यापार में पंजाबियों के मुकाबले दूसरे या तो मारवाड़ी आते हैं या फिर गुजराती आते हैं। सामान्य आदमी का उनके सामने पेश नहीं खाता है। दान पुण्य करते हैं, लेकिन लक्ष्मी की अपार कृपा पंजाबियों को बरसती रही है। अब पिछले 10, 15, 20 सालों में एक दुविधा की स्थिति बन गई है। पंजाब में कभी चोरी चकारी नहीं होती थी, लूट नहीं होती थी, जेब नहीं करती थी, किसी के साथ में बलात्कार जैसी स्थिति नहीं होती थी। पंजाबी बहुत जल्दी से घुल मिल जाता है, लेकिन उसकी स्मृति बहुत अच्छी है। अनपढ़ यदि कोई सुनारा यदि सोने का काम करता है तो अनपढ़ सुनारा एक पढ़े लिखे मैथमेटिशियन से बहुत चतुर रहता है। वो मानसिक कैलकुलेशन से सोने की पूरी जानकारी निकाल लेता है। मेरा एक उदाहरण है, ऐसे में जो लाल किताब संबंधी सूत्र हमारी संस्कृति में फैले पड़े थे, उनको इकट्ठा करके लाल किताब की वैज्ञानिकता को नहीं समझ सकते। लाल किताब को समझना है तो जो पंजाब की संस्कृति रही है, लोक सभ्यता रही है और आज है, उसमें रह के हम जान सकते हैं कि किस उपाय का क्या महत्व और क्यों महत्व है। इसलिए जब तक वहाँ की जनता ने उस संस्कृति का निर्वाह किया, तब तक पंजाब समृद्धि क्षेत्र में भारत में सबसे श्रेष्ठ था। लेकिन जब से उस संस्कृति में पाश्चात्य या नवीनता का प्रवेश होता चला गया, तब तक उस समृद्धि में भी गिरावट आई है। और ये परिस्थिति आज इसलिए हो गई है क्योंकि आज देखा जाए तो सामाजिक ताने बाने में पंजाब बहुत तेजी से गिरावट के दौर में चल रहा है। तो लाल किताब को समझना है तो पहले तो हमें उस स्थान के सूत्र को समझने की आवश्यकता है, संस्कृति को समझने की आवश्यकता है, वहाँ की लोक सभ्यता को समझने की आवश्यकता है। उसके बाद ही हम लाल किताब के तथ्यों को समझ पाएंगे। और ये हमारे लिए बहुत